वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके एंड जीएस वाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पौधों को जानिए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पौधों के बारे में। तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आज मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो भी नए हैं वो मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन जो है वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर विज्ञान का क्लास 6 एनसीईआरटी का पौधों को जानिए। तो हम लोगों ने पौधों को जानने के बारे में हम लोग आज जब पढ़ेंगे तो पौधा जो है हर कोई जो है अपने आसपास में देखता है। पेड़ पौधे वृक्ष क्या होते हैं, हमारे पर्यावरण के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होते हैं। ठीक है, एक पार्ट होते हैं। पौधों के बिना, वृक्ष के बिना जो है हमारे जीवन जो है, मानव का जीवन जो है अधूरा है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पौधे जो है हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, और कौन कौन से पौधे होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट टॉपिक वाइज इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बहुत से सारे लोग जो है जंगलों में पेड़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जो है पौधे लगा रहे हैं। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में, है ना। आज का टॉपिक वाइज सारा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शाख, झाड़ी एवं वृक्ष, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं, है ना। तो शाख बेसिकली होता है हरे एवं तने वाले पौधे को शाख कहते हैं। तो शाख जो होता है मुख्यतः हरा होता है, यानी हरे एवं तने वाले पौधे होते हैं जिसे शाख कहते हैं। जैसे टमाटर क्या है, शाख पौधा है, यानी शाख की गिनती में आता है। जैसे शाख जो होता है ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कोई शाखाएं नहीं होती हैं। तो जो शाख होता है ये सामान्यतः क्या होते हैं, और पौधों से छोटे होते हैं और इनमें से कोई शाखाएं नहीं होती हैं। जैसे टमाटर, तो टमाटर क्या है, शाख है। और शाख क्या होता है, हरे एवं तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं ना। अब बात कर लेते हैं झाड़ी का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं झाड़ी का कि झाड़ी किसे कहते हैं। तो झाड़ी कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। यानी जो झाड़ी होती है, झाड़ी किसे कहते हैं कि जो कुछ पौधे होते हैं और कुछ पौधों में जो शाखाएं होती है, जो ब्रांच निकलती है, वो तना के आधार के सामने से निकलती है। जो तना होता है तना के आधार के सामने से निकलती है, उसी क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, उसे भी झाड़ी कहते हैं। और झाड़ी में वाला में पौधा में क्या होता है, उसका तना जो होता है कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है। ज़्यादा मोटा नहीं होता है लेकिन उसका जो तना होता है झाड़ी का वो थोड़ा कठोर सख्त होता है। ठीक है, जैसे नींबू का पेड़। तो नींबू का पौधा क्या है, नींबू का पेड़ क्या है, झाड़ी के गिनती में आता है, यानी झाड़ी के कैटेगरी में आता है नींबू का पेड़। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा शाख किसे कहते हैं, झाड़ी किसे कहते हैं। तो शाख क्या होता है, हरे एवं तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं, जैसे टमाटर हो गया। और झाड़ी जो होते हैं कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है, जिसका तना क्या होता है, कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है। तो वैसे पौधे वाले कैटेगरी को क्या कहते हैं, झाड़ी कहते हैं। जैसे नींबू क्या है, नींबू क्या है, झाड़ी है। और टमाटर क्या है, शाख है। और वृक्ष के बारे में तो आप लोग भली बातें जानते ही होंगे, तो इसमें डिस्कस करके समय नहीं वेस्ट करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे पौधों का कैटेगरी दिया गया है और यहाँ पे बांटा गया है कि कौन सा पौधा जो है शाख है और कौन सा झाड़ी है। तो देख सकते हैं टमाटर की अगर हम बात करें तो टमाटर क्या होता है, छोटा होता है, हरा होता है, कोमल भी होता है। ठीक है, तो पौधों का जो संवर्ग होगा यानी कौन सा कैटेगरी में होगा, टमाटर शाख की कैटेगरी में आएगा। आम जो होते हैं बहुत लंबा होता है, मोटा होता है और कठोर भी होता है। तो तने के ऊपर से निकलता है ब्रांच इसका, बिल्कुल। तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं वृक्ष होता है। अब वहीं बात कर लेते हैं नींबू का। तो नींबू क्या होता है, थोड़ा लंबा होता है, कठोर भी होता है और तने के आधार से इसका जो ब्रांच होता है निकलता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, झाड़ी के कैटेगरी में आएगा। तो नींबू जो है झाड़ी है, आम जो है वृक्ष है और टमाटर क्या है,
शाक की कैटेगरी में आता है। तो आई होप आप लोग शाक, झाड़ी एवं वृक्ष के बारे में समझ गए होंगे। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि विस्पर्शी लता किसे कहते हैं, यानी विसर्पी लता क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे विस्पर्शी लता, तो इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है विस्पर्शी लता, विसर्पी लता क्या होता है। तो विसर्पी लता कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। यानी जो कमज़ोर तने वाले जो पौधे होते हैं वो सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो सीधा खड़ा नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है, ये भूमि पर फैल जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे क्या हो गया है, इसका जो पौधा है खड़ा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ज़मीन में, ग्राउंड में फैल गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके तने वाले क्योंकि इसका तना जो होता है सीधे खड़े नहीं होते हैं, इसलिए भूमि पर फैल जाता है। तो भूमि पर फैल जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं, ठीक है, विसर्पी लता कहते हैं। तो कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, जिसे हम विसर्पी लता कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं ना, विसर्पी लता कहते हैं। ये खड़ा होने के बजाय क्या होता है, ये ज़मीन पे फैल जाता है। तो फैलने वाले जितने भी पौधे दिखते हैं, जैसे हो गया वो विसर्पी लता, जैसे कोहड़ा का हो गया, लौकी का हो गया, तो ये सारे क्या है, विसर्पी लता है। अब वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट का, आरोही लता, है ना। अब बात कर लेते हैं आरोही लता का, कि आरोही लता किसे कहते हैं। तो आरोही लता कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी आरोही लता जो होते हैं कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधों को आरोही पौधा कहते हैं। तो आरोही पौधा जो होता है किसी के मदद से, यानी डंडे के मदद से या फिर कुछ एक्सटर्नल के मदद से क्या होता है, वो पौधा चढ़ जाता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आरोही लता कहते हैं ना। कौन सा, आरोही लता कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे आरोही लता कौन सा है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, आरोही लता है। तो एक डंडे के मदद से क्या किया गया, ये ऊपर की ओर धीरे धीरे क्या हो रहा है, चढ़ता जा रहा है। तो जो डंडे के मदद से किसी अन्य पौधे के मदद से क्या हो, ऊपर की ओर चढ़ने वाले पौधा क्या कहलाते हैं, आरोही लता कहलाते हैं। और जो ज़मीन पे फैल जाते हैं वो कौन से पौधे कहलाते हैं, वो इस विसर्पी लता कहलाते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने विसर्पी लता और आरोही लता को बेहतरीन तरीके से समझा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स का, तना के बारे में, है ना, कि तना का क्या काम होता है। तो मुख्यतः तना का जो काम होता है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, ठीक है। पत्ती क्या होता है, पत्ती के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि देख सकते हैं ये पत्ती है ना। तना जो होता है किसी भी पौधा या वृक्ष का मोटा भाग होता है, जिससे जल खनिज का संवहन होता है। तो तना का काम क्या है कि जो भी भोजन बनता है, ठीक है, पत्तों पे बनता है, पत्तों में जो होता है भोजन बनता है, फिर वही भोजन जो होता है नीचे भी आता है, जड़ों तक आता है, फिर जड़ों से क्या होता है, फिर ऊपर की ओर जाता है। तो तना का काम क्या है कि जल, लवण को क्या करना, सारे पौधों में, पेड़ पौधों तक पहुंचाना, ठीक है। यानी ये जल संवाहक का काम करता है तना। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तने में जल ऊपर चढ़ता है। क्या है, तने का काम क्या है, जल को ऊपर चढ़ाता है। तने के खुले सिरों को विविध दृश्य, अगर हम तना को काट देंगे बीच से, तो देखिए इस तरीके से दिखेगा, बीच से काटने से, है ना। अब बात कर लेते हैं पत्ती के बारे में। क्या है, पत्ती के बारे में, यानी लीफ, क्या बोलते हैं जिसको, लीफ के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो पत्ती क्या होता है, पत्ती में हम लोग पढ़ेंगे पर्णवृत्त का,
किसे कहते हैं, पर्णवृत्त किसे कहते हैं और फलक किसे कहते हैं। तो पर्णवृत्त जो होता है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह पर्णवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्णवृत्त कहलाता है। तो जो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, यानी जो तना से जुड़ा हुआ होता है, पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा हुआ हो उसी को क्या कहते हैं? पर्णवृत्त कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है? तने से जुड़ा हुआ होता है, तो इसको कहते हैं पर्णवृत्त, है ना। और इसको क्या कहते हैं? तना। यानी पत्ता का वह भाग जो तना से जुड़ा हुआ होता है उसको हम पर्णवृत्त कहते हैं, है ना। पर्णवृत्त कहलाता है। अब बात रह गया फलक। फलक किसे कहते हैं? अब फलक किसे कहते हैं, है ना। तो ये फलक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला ये जो हिस्सा है इसको क्या कहेंगे? फलक कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे? फलक कहेंगे। फलक कहेंगे। यानी पत्ते के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। अब दूसरा बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सिरा किसे कहते हैं, है ना। सिरा किसे कहते हैं? तो जैसे कि आप देख सकते होंगे ये जो पौधों में, जिस पौधों में ये जो होता है, मान के चलिए कोई लीफ है, ठीक है, ये क्या है? कोई लीफ है, तो ये सारे क्या है? सिरा है। ये वाले जो पोर्शन है ये क्या है? सिरा है। और इसको बोलेंगे, बीच वाले मोटे वाले को क्या बोलेंगे? मध्य सिरा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि चित्र पे देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे जो भी है ये सारे सिरा है, और ये जो बीच में से मोटा सा है सिरा इसको बोलेंगे मध्य सिरा, ठीक है। और सिरों द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। और जो सिराओं द्वारा जो मिल के बनाया हुआ डिजाइन है उसको क्या कहते हैं? सिरा विन्यास कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सिरा किसे कहते हैं। और मध्य सिरा क्या होता है? मध्य सिरा जो होता है किसी पत्ते का बीच वाला मोटा हिस्सा को ही मध्य सिरा कहते हैं। और सिराओं द्वारा बनाया गया जो डिजाइन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम सिरा विन्यास कहते हैं। अब सिरा विन्यास जो होते हैं कोई जालिका रूपी होती है और कुछ समांतर सिरा विन्यास होता है। यानी जो कुछ सिरा विन्यास जो होते हैं वो कुछ जालिका रूपी होते हैं और कुछ समांतर सिरा विन्यास होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चित्र में सिरा विन्यास द्वारा जो चित्र बनाया गया, डिजाइन बनाया गया है, ये क्या है? ये जालिका रूपी है। ये क्या है? ये जो है जालिका रूपी है। जालिका रूपी है क्योंकि जो सिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन है वो बिल्कुल एक जाल की तरह है, इसीलिए इसे जालिका रूपी कहते हैं। अब एक होता है दूसरा समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। क्या होता है? समांतर सिरा विन्यास। तो समांतर सिरा विन्यास का एग्जांपल अगर हम आप देखें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है घास। समांतर सिरा विन्यास का सबसे बेस्ट एग्जांपल है घास। क्या है? घास। तो घास अगर आप देखते होंगे तो घासों में जो होती है समांतर होती है। क्या होता है? इस तरीके का सिरा निकला हुआ होता है, ठीक है। इस तरीके का क्या होता है? सिरा निकला हुआ होता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे का क्या होता है? समांतर होता है। तो इसीलिए इसको समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे घास, यानी घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है, यानी पैरेलल होती है, इसीलिए इसे सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं, ठीक है। तो सिरा विन्यास के बारे में हम लोगों ने देखा कौन सा? दो तरीके का होते हैं, जालिका रूपी जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, और समांतर सिरा विन्यास घास में पाया जाता है ना। अब बात कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन का। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि सिरा विन्यास, देखिए इस वाले जो पत्ते में बन रहा है, सिरा विन्यास द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो जालीनुमा है, ठीक है, एक दूसरे का पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? तो ये जालिका रूपी है,
ठीक है, जालिका रूपी है क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलकर जाल के जैसा बना रहा है। और दूसरा बी में देख सकते हैं यहाँ पे ये है समांतर, ठीक है, समांतर रूपी सिरा विन्यास, क्योंकि इसमें जो है आपस में जो भी सिरा हैं सब क्या है, पैरेलल होती है घास में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं वाष्पोत्सर्जन का, है ना। वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है, किसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो जब पौधों के पत्तों को प्लास्टिक से ढकते हैं तो प्लास्टिक के आंतरिक पृष्ठ पर जल की कुछ बूंदें मिलती है। ये जल के बूंदें जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। हम लोगों ने देखा होगा कि किसी भी पौधे के पत्ते को जब हम लोग प्लास्टिक से ढकते हैं तो कुछ देर के बाद प्लास्टिक के जो आंतरिक पृष्ठ होता है उसमें जल की कुछ बूंदें दिखाई देती है। तो क्यों दिखाई देती है, वो वाष्पोत्सर्जन की वजह से दिखाई देती है। यानी जो पौधों में, यानी पत्तों में, पौधों के जो पत्ते होते हैं, पत्तों में वाटर होते हैं, जल होते हैं। तो वही जल क्या होता है, भाप बन के यानी वाष्प बन के क्या होते हैं, वाष्प बन के वाष्पोत्सर्जन हो जाते हैं, ठीक है। और वही जल जो है प्लास्टिक के आंतरिक पृष्ठ पर दिखाई देते हैं। ये जल के बूंदें जो होते हैं जल वाष्प के रूप में निकलती है, यानी भाप के रूप में निकलती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है कि पत्तियों का क्या कार्य है। पत्तियों का काम है कि खाना बनाना, खाद्य संग्रह बोला जाता है। पत्तियाँ जो होती है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल होने की वजह से सूर्य के प्रकाश और जल लवण को लेकर के क्या करती है, भोजन बनाती है और पूरे पेड़ पौधों में बांटने का काम करती है उसके विकास के लिए। तो देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस पौधे को क्या किया गया है, प्लास्टिक से ढका गया है। और ढकने के बाद इसके आंतरिक पृष्ठ पर, प्लास्टिक के आंतरिक पृष्ठ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जल की बूंदें दिखाई दे रही है। तो ये क्यों हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ वाष्पोत्सर्जन की वजह से हुआ। इस पत्ते में जो भी जल का मॉलिक्यूल था, जल का जो कण थे, ठीक है, वो क्या हुआ, भाप बन के इस पृष्ठ पे जमा हो गए, ठीक है। हम लोगों को सबको पता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या आता है, पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही खाना बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं जड़ की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जड़ पढ़ते। जड़ का क्या काम होता है, जड़ किसे कहते हैं, जड़ का क्या काम होता है और जड़ कितने प्रकार के होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। तो जड़ का मुख्यतः क्या काम होता है कि किसी भी पौधे को मजबूती के साथ उसे पकड़ के रखता है। मिट्टी में जो भी जड़ें होती है, तो जड़ का जो मुख्यतः काम है कि पौधे को, वृक्ष को मजबूती के साथ उसे हर परिस्थिति में खड़ा बनाए रखना, मजबूती से पकड़े रहना, ठीक है। अब जड़ भी जो होते हैं बहुत तरीके के होते हैं, उसको भी पढ़ेंगे। जड़ जो होते हैं बेसिकली मुख्यतः मूसला जड़ होते हैं और एक होता है झकड़ा जड़, जिसको रेशेदार जड़ भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ एक पॉइंट आता है स्थिरक किसे कहा जाता है, यानी स्थिरक किसे कहा जाता है। तो स्थिरक उसे कहा जाता है जो जड़े जो है पौधे को मजबूती से जकड़े रहते हैं, उसी को स्थिरक कहते हैं। यानी जड़ जो होते हैं पौधे को मजबूती से पकड़ के क्या करते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्थिरक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जड़ के प्रकार। जड़ कितने तरीके के होते हैं। तो जड़ देख सकते हैं दो तरह का होता है, एक मूसला जड़ और एक होता है रेशेदार जड़, ठीक है। तो रेशेदार जड़ को झकड़ा जड़ भी कहा जाता है, ठीक है। अब दोनों में देखेंगे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मूसला जड़ में और रेशेदार जड़ में। तो देख सकते हैं मूसला जड़ जो होता है उसमें एक मूसला जड़ जो होता है उसमें एक मुख्य जड़ होता है। एक क्या होता है,
मुख्य जड़ भी होता है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ भी होती है और उसके फिर ब्रांच निकले हुए होते हैं, छोटे छोटे छोटे। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे जड़ होते हैं इसको कहते हैं पार्श्व जड़। इसको क्या कहते हैं, पार्श्व जड़। तो बीच वाले जो मोटा हिस्सा होता है उसको मूसला जड़ कहते हैं, और तथा छोटी जो जड़ें होती है उसको पार्श्व जड़ कहते हैं, जैसा कि अब दिखाया गया। अब बात कर लेते हैं रेशेदार जड़ का। ठीक है, रेशेदार जड़ में क्या होता है, इसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें कोई मुख्य जड़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, मूसला जड़ में जो होता है एक मुख्य जड़ होता है, एक क्या होता है, मुख्य जड़ होता है, जबकि रेशेदार जड़ में एक मुख्य जड़ नहीं होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में। यानी चित्र बी में देखिए क्या है कि सारे जो है फैले हुए हैं जड़। ठीक है, सारे जड़ क्या है, आपस में फैले हुए हैं, इसमें कोई भी एक मुख्य जड़ नहीं है। और इसमें देख सकते हैं कि मुख्य जड़ है। तो जिसमें मुख्य जड़ हो उसे मूसला जड़ कहते हैं, और जिसमें मुख्य जड़ ना हो उसे झकड़ा जड़ कहते हैं, यानी रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं पुष्प के बारे में, यानी पौधों के बारे में। फूल के बारे में पढ़ लेते हैं, पुष्प। तो पहला पुष्प में आता है कि पाखुड़ियाँ। पाखुड़ियाँ किसे कहते हैं, ठीक है, पाखुड़ी किसे कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पाखुड़ी किसे कहते हैं। ये जो सारे हैं ये क्या है, ये सारे पाखुड़ियाँ हैं। और ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे आपको, जो कवर करने का काम करते हैं, यानी जो पाखुड़ी को कवर करने का काम करते हैं, जो जिसे क्या कहते हैं, बाह्य दल। ठीक है, तो नॉर्मली बाह्य दल जो होते हैं 5 से 6 होते हैं। किसी भी पौधे में जो बाह्य दल होते हैं वो 5 से 6 होते हैं। तो ये सारे क्या है, पाखुड़ियाँ हैं। और ये जो हिस्सा दिख रहा है हरे हरे भाग वाला, जो पाखुड़ियों को क्या करते हैं, बचाने का काम करते हैं, जिसे बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, और गुलाब में जो पाखुड़ियों की संख्या होता ही 5 से 6 होती है। इस तरीके से हम लोग पाखुड़ी के बारे में समझे, बाह्य के दल के बारे में हम लोगों ने समझा। अब बात कर लेते हैं स्त्री केसर किसे कहते हैं। तो स्त्री केसर किसे कहते हैं, तो फूल के केंद्रक में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यानी जो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग जो होता है उसी को स्त्री केसर कहते हैं। जैसे ये वाला एक मोटा सा जो रहता है ना, बीच में लंबा सा खड़ा, उसी को कहते हैं स्त्री केसर। यानी किसी भी पुष्प के केंद्र में, यानी सेंटर में जो स्थित वाला भाग होता है उसी को हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे एक आता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर। क्या होता है, पुंकेसर। तो यहाँ पे देख सकते होंगे पुंकेसर के भाग आपको दिख रहे होंगे। पुंकेसर का क्या है, भाग दिख रहा होगा। ये वाला पोर्शन क्या होता है, परागकेश होता है, और ये क्या होता है, तंतु होता है, और ये जो है हमारा क्या है, परागकोश है। अगर हम और ब्रॉड डीप जाए थोड़ा, तो स्त्री केसर के भाग के बारे में अगर हम देखें तो किस तरीके से स्त्री केसर होता है। किसी भी पुष्प में क्या होता है, पुष्प के केंद्र में जो स्थित होता है सेंटर में, उसी को स्त्री केसर कहते हैं। ये स्त्री केसर का भाग है। तो स्त्री केसर में क्या क्या होता है, एक अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, और वर्तिक राग भी होता है। क्या होता है,
वर्तिका होता है, वर्तिक्राग होता है, ठीक है। तो अंडाशय को अगर हम बीच से काटेंगे, अगर अंडाशय को यहाँ से क्या करेंगे, ब्लेड की मदद से, ऐसे ब्लेड की मदद से हम यहाँ कट करेंगे। अगर स्त्रीकेसर के भाग को क्या करेंगे, अंडाशय को अगर हम ब्लेड से कट करेंगे तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा देखिए किस तरीके से दिखेगा, बिल्कुल इस तरीके का दिखेगा। स्त्रीकेसर का जो आंतरिक भाग होगा बिल्कुल काटने से इस तरीके का दिखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, बीजांड है। इसे बीजांड कहते हैं हम लोग, क्या होता है, ये बीजांड कहलाता है। जैसे छोटी छोटी जो गोल संरचनाएं दिखाई देती है, काटने के बाद अंडाशय में जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं, ठीक है। यानी जो छोटे छोटे गोल संरचनाएं दिखाई देती है अंडाशय के आंतरिक में, उसे क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इस तरीके से चैप्टर हो गया पौधों को जानियों का समाप्त। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।